हेलो फ्रेंड्स, सत्येंद्र नाट्य ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो आपका टेस्ट था वो टेस्ट नंबर 58 था, पेपर सेकंड पार्ट ए यूनिट 2। आज की जो आपके टेस्ट के टॉपिक थे वो थे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नीति आयोग और भारतीय राजनीति, धर्म, जाति, नजातीयता। ठीक है ना। तो ये सब आपके टॉपिक थे आज के। तो चलिए जल्दी से हम आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। आज के क्वेश्चन क्या है। तो पहले नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपको 3 लाइन में लिखना था पहले नंबर के क्वेश्चनों को। उसमें आपको ABC करके 3 क्वेश्चन दिए हुए थे। तो पहला क्वेश्चन था उसमें अस्पष्टता। अस्पष्टता को समझाना था कि अस्पष्टता होती क्या है। बी नंबर का क्वेश्चन था संवैधानिक पद, संवैधानिक पद क्या कहलाते हैं उनको समझाना था आपको। सी नंबर का क्वेश्चन है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के नाम लिखने। दूसरे नंबर का आपको क्वेश्चन था निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में लिखे। तो 50 शब्दों में आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने थे। 50 शब्द आयोग के अनुसार 5 से 6 लाइन, हम लोग यूज कर रहे हैं 7 से 8 लाइन। तो इसमें ये नंबर का आपको क्वेश्चन था राज्य लोक सेवा आयोग के प्रमुख कार्य लिखने थे। राज्य लोक सेवा आयोग जो हमारा है MPPSC, उसके प्रमुख कार्य लिखने थे आपको। ठीक। या किसी भी, अब उसमें MPPSC नहीं लिखा तो आप राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य लिखने हैं। ठीक है ना। बी, भारतीय राजनीति में धर्म के प्रभाव को स्पष्ट करना है। तो भारतीय राजनीति में धर्म के जो प्रभाव होते हैं उनको क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो ये वाला जो बी नंबर क्वेश्चन है बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इनको आपको पॉइंट बनाकर लिखना है। आज मैं आपको जो उत्तर दे रहा हूँ उनमें मैंने पॉइंट नहीं बनाए हुए हैं। चलिए देखते हैं। और तीसरा नंबर जो क्वेश्चन था वो था 200 शब्दों का क्वेश्चन था, 11 मार्क का क्वेश्चन था। तो 11 मार्क का क्वेश्चन 2 शब्दों का क्वेश्चन, मतलब 2 पेज में आपको करना था। और मैं रोज़ बोलता हूँ कि जो लोग भी 20 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वो डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे, और वही लोग मेंस में अपने क्वेश्चन पेपर को सही समय पर पूरा कर पाएंगे। तो चलिए आज के हम आंसर देख लेते हैं, मॉडल आंसर क्या है। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है अस्पष्टता। तो अस्पष्टता उसमें, अस्पष्टता के बारे में 2019 में जो लोग पढ़े हैं, मेंस पढ़ा है उन्होंने बहुत पढ़ा होगा अस्पष्टता के बारे में। ठीक है ना। बहुत पढ़ा है आपने। ठीक है ना। आपने आर्टिकल देख लिया, संविधान को बंद देख लिया। तो अब चुनौती है कि 3 लाइनों में कैसे लिखा है स्पष्टता को। ठीक है। तो देख लो किस प्रकार लिखा है मैंने। अब इसमें आप जैसे अब आपके में क्या कहते हैं वो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम हो गया, SC ST एक्ट हो गया, वो चीज़ नहीं है। अब एक्ट आपके में गायब है। तो आपको साधारण कभी अस्पष्टता आ गया तो आप कैसे लिखोगे। तो देखो किस प्रकार लिखा है मैंने। सबसे पहले मैं लिखता हूँ किसी व्यक्ति से उसके जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव करना क्या है, अस्पष्टता है। फिर दूसरे नंबर का पॉइंट मैंने लिख दिया यही दंडनीय अपराध। आपको पता है दंडनीय अपराध है अस्पष्टता, छुआछूत करना। ठीक है। प्रयास, फिर मैंने प्रयास लिख दिए कि अस्पष्टता को दूर करने के लिए प्रयास क्या किए गए। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जो है वो अस्पष्टता को समाप्त करने के लिए लाया गया था। तो ये आपका हो गया उत्तर है। आपको इस प्रकार से लिखना, आप चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हैं। आप चाहो तो इस 3 पॉइंट ना देख के पूरा पैराग्राफ में लिख दो। आपको लगता है पूरे पैराग्राफ में मुझे लिखना है तो पूरे पैराग्राफ में आप लिख सकते हो उसको। तो ये आपका हो गया स्पष्टता। ठीक। फिर बी नंबर का क्वेश्चन है संवैधानिक पद। संवैधानिक पदों को बताना है कि संवैधानिक पद होते क्या हैं। ठीक है। तो देखो किस प्रकार लिखता हूँ मैं। ऐसे पद जिनका वर्णन संविधान में है। भाई सीधी बात, उसमें नाम ही से स्पष्ट हो रहा संवैधानिक पद। ऐसे पद जिनका वर्णन कायम है संविधान में। दूसरी लाइन मैंने लिख दी अपने मन की लाइन है। दूसरी लाइन मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे बस इतना याद है कि संवैधानिक पद वो होते हैं जो संविधान में इनका वर्णन है। दूसरी लाइन मैंने लिख दी ये राष्ट्र के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संवैधानिक पद हैं। राष्ट्रपति, आपको पता है संवैधानिक पद होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, CAG होता है। ये क्या करेंगे भाई, ये राष्ट्र की भूमिका में अपनी, ठीक है ना, राष्ट्र के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो उसी लाइन को मैंने लिख दिया। तो ये राष्ट्र के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही बैठ रही। उदाहरण बता दिए मैंने, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, CAG। तो ये सब क्या है, उदाहरण है। और भी हैं बहुत सारे, तो आप उनको भी लिख लो। तो ये आपका हो गया उत्तर बी। फिर आपको बताना था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के नाम बताने थे आपको। तो इस बार मेंस में पूछा गया था UPSC द्वारा, ठीक है ना, आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के नाम लिखने थे। ठीक है ना, समझ रहे। तो अब मेंस में यदि UPSC को पूछा तो MPPSC जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उनको भी पूछा जा सकता है। तो मैंने वैसे ही आपको क्वेश्चन देने की कोशिश की। तो देखो क्या क्या कराती है। हमें जनरली पता रहता है कि सिविल सेवा परीक्षा कराती है, वेरियस एग्जाम कंडक्ट कराती है MPPSC भी। हमें जनरली पता रहता है MPPSC सिविल सेवा, फॉरेस्ट का पता रहता है क्योंकि दोनों के फॉर्म एक साथ आते हैं। ठीक है। देख लो कौन कौन सी परीक्षाएं हैं। कुछ परीक्षाओं के मैंने नाम लिख दिए, 5-6 लिख दी मैंने। तो मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जिसकी ये टेस्ट सीरीज चल रही है, मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा, मध्य प्रदेश वन सेवा परीक्षा, दंत शल्य चिकित्सा परीक्षा,
उप पुलिस अधीक्षक रेडियो एवं कंप्यूटर, सहायक संचालक उद्यानिकी, राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये भी होती है। ठीक है, समझ रहे ना। तो मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा को आप लिख सकते हो, मध्य प्रदेश वन सेवा परीक्षा को आप लिख दो, मध्य प्रदेश अभियांत्रिकी परीक्षा को लिख दो, आप सहायक संचालक उद्यानिकी को लिख सकते हैं, आप उप पुलिस अधीक्षक रेडियो एवं कंप्यूटर लिख सकते हैं, आप दंत शल्य चिकित्सा परीक्षक को आप लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है, MPPSC इनको कंडक्ट कराता है। और भी वेरियस एग्जाम है, आप इनकी लिस्ट बना लेना। जब कभी भी MPPSC लिखो, MPPSC को कोई 11 मार्कर में MPPSC को पूछ लिया, मतलब राज्य लोक सेवा आयोग को पूछ लिया, तो आप ये सब परीक्षा भी लिख सकते हो उसमें। उत्तर ए जो आपका था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को लिखना था। तो देखो राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य कौन कौन से, तो सबसे पहले देखते हैं क्या है। सबसे पहला कार्य तो भाई क्या है, राज्य लोक सेवकों हेतु भर्ती परीक्षा का आयोजन करना। दूसरा परामर्श संबंधी कार्य है, परामर्श देते हैं किसको, राज्यपाल को। अनुशासनात्मक जो विषय होते हैं उन पर परामर्श देता है। भर्ती पदोन्नति नियुक्ति स्थानांतरण, इनके बीच में कॉमा लगा लेना, ठीक है। इस पर भी क्या कहते हैं, राज्यपाल को परामर्श देता है। कानूनी खर्च के प्रतिकर पे भी राज्यपाल को परामर्श देता है। तो मैंने शॉर्ट लिख दिया, मैंने शॉर्ट लिखा है, आपको लॉन्ग देखना तो आपके नोट्स में लॉन्ग भी लिखा होगा, तो आप उसमें से देख लेना। तो मैंने 5 मार्कर के हिसाब से लिख दिया उसको, ठीक है। तो UPSC क्या करती है, ये तो MPPSC की बात हो, UPSC परामर्श संबंधी कार्य करती है, वो भी इन्हीं विषयों पर करती है, लेकिन वो किसको देती है परामर्श, राष्ट्रपति को देती है। जिस प्रकार से तीसरे नंबर का अन्य कार्य जो विधानमंडल द्वारा सौंपे, विधानमंडल कोई अन्य कार्य सौंप दे MPPSC को, भाई आपको क्या कहते हैं, ये जो आयोग है इसका कार्य भी संभालना है दूसरे, ठीक है ना, तो उस प्रकार के काम भी कर सकते हो। फिर चौथा है, राज्य की कार्यपालिका आयोग को कुछ विशिष्ट कार्य सौंप सकती है तथा सलाह मांग सकती है। अभी विधानमंडल कार्य सौंप रही है, फिर राज्य की कार्यपालिका भी उसको विशिष्ट कार्य सौंप सकती है, वो सलाह भी मांग सकती है। पाँचवा, ये अपनी रिपोर्ट प्रतिवर्ष राज्यपाल को सौंपते हैं, और राज्यपाल कहाँ रखता है, विधानमंडल में रखता है। मैंने ये लिख दिया, मैंने इतना लिख दिया, राज्यपाल विधानमंडल, तो राज्यपाल विधानमंडल में रखता है, तो इस प्रकार से लिख लेना आप, ठीक है। तो ये प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, राज्यपाल विधानमंडल में रखते हैं। तो सेंटेंस को पूरा कर लेना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से एक कार्य है। बी नंबर का क्वेश्चन था भारतीय राजनीति में धर्म के प्रभाव को स्पष्ट करना है। तो भारतीय राजनीति में धर्म के प्रभाव को स्पष्ट करना था आपको, मैंने आपको पैराग्राफ में लिख दिया, मैंने आपको केवल कंटेंट देने की कोशिश की कि इस कंटेंट में आप लिख देना, ठीक है। आपको जब आप इसका उत्तर लिखो, उत्तर बी, भारतीय राजनीति में धर्म के प्रभाव को स्पष्ट करें, ठीक है। तो जब आप इसको लिखो तो आप पॉइंट बनाकर लिखना, बड़े बड़े पैराग्राफ में लिखने से बचो, 5 मार्कर में बचो, 11 मार्कर में बचो। पॉइंट बनाकर आप लिखोगे तो पॉइंट बनाकर सामने वाला जो चेक होता है उसको भी तसल्ली होती है कि यार ठीक है, साफ समझ में आ रहा, बड़े बड़े अक्षर हैं, ठीक है। बिल्कुल छोटे छोटे अक्षर भी बना के मत आया ना, तो उनको समझ में नहीं आए, तो इस प्रकार की चीज़ें भी करनी पड़ती, ठीक है। तो आपको पॉइंट में लिखना है, मैंने आपको पैराग्राफ में दिया है उत्तर, ठीक है। तो देख लो क्या है, भारतीय राजनीति के निर्धारक तत्वों में धर्म और सांप्रदायिकता को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। धर्म के नाम पर राजनीतिक दलों का निर्माण, ठीक है ना, चुनाव में समर्थन एवं मत प्राप्त करने के लिए धर्म का सहारा लेना, यही तो पॉइंट बन जाएंगे। धर्म के नाम पर राजनीतिक दलों का निर्माण, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया आपका चुनावों में समर्थन एवं मत प्राप्त करने के लिए धर्म का सहारा लेना। धर्म के नाम से जनता से अपील करना, आश्वासन देना, ठीक है ना, आश्वासन देते कि मंदिर बना देंगे, मस्जिद बना देंगे, ये सब चीज़ें दुनिया में चलता रहता, तो ये बातें हैं, है ना। अब फिर निर्वाचन में धर्म के आधार पर प्रत्याशियों का चयन करना, ये एक पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट ये हो गया, भाई निर्वाचन में क्या होता है, धर्म के आधार पर देखा जाता है कि भाई इस सीट पे मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है, कि इस सीट पे हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, या पर्टिकुलर किसी वर्ग की, पर्टिकुलर किसी जाति की संख्या ज़्यादा है। तो सारे दल क्या करते हैं, सारे दल ऐसा करते हैं, कोई भी ऐसा दल नहीं होता कि वो उसी जाति उसी वर्ग विशेष का उम्मीदवार को न उतारे। तो इस प्रकार के कार्य किए जाते। मतदान व्यवहार में धर्म का राजनीतिक स्वरूप देखने को मिलता है। अब मतदान व्यवहार जो होता है उसमें भी धर्म का राजनीतिक स्वरूप देखने को मिलता। अब स्वतंत्रता पूर्व भी भारत में धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण होने लगा था, एक जे हेडिंग हो गई। स्वतंत्रता पूर्व भी भारत में धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का, उदाहरण इसके सबसे मेन है मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, ये दोनों क्या है इसके उदाहरण है। ये सांप्रदायिक दल धर्म को राजनीति में प्रधानता देते रहे। तो ये आपका हो गया उत्तर।
अब ये मैंने लिखा था पैराग्राफ में, अब आपको इसको कर लेना है कन्वर्ट क्या में पॉइंट्स में। पॉइंट्स मैंने बता दिया आपको कहाँ कहाँ बन रहा है, तो आपको अपने हिसाब से पॉइंट्स बना के इनको लिख लेना है। तो ये आपका हो गया। फिर देखते हैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन जो था वो था नीति आयोग को बताना था, नीति आयोग की संरचना बतानी थी और उसके प्रमुख कार्यों को लिखना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको करना है। तो इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, फुल फॉर्म है। अब ये इंग्लिश में लिखा है, इसको देवनागरी में कर लेना है ना। अपने पेपर में कभी भी इंग्लिश में मत लिख के आना, इंग्लिश वर्ड को आप देवनागरी में लिख लो, समझ रहे हैं? ऐसे लिख लो नेशनल, ये कर लो नेशनल, नेशनल इस प्रकार से कर लो, समझ रहे हैं ना? इस प्रकार से लिख सकते हो देवनागरी। तो इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई। इसका मुख्य उद्देश्य विकेंद्रीकृत योजना निर्माण तथा सहकारी संघवाद की स्थापना करना, ठीक है ना। और नीति आयोग के प्रदेश अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ये सब क्या हो गया? इसका इंट्रो हो गया। मैंने इसका नाम बता दिया, इसकी स्थापना बता दी, इसका मुख्य उद्देश्य बता दिया। आप चाहो तो उद्देश्य अलग से एक हेडिंग बनाओ और लिख दो, ठीक। नीति आयोग के प्रदेश अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। उद्देश्य क्या है भाई इनका? विकेंद्रीकृत योजना निर्माण। विकेंद्रीकृत समझ रहे ना आप? केंद्र का ज़्यादा उसमें हस्तक्षेप ना हो, विकेंद्रीकृत हो, विकेंद्रीकृत योजना निर्माण तथा सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद आपको पिछले पेपर में मैंने दिया था। सहकारी संघवाद का मतलब होता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में मिलकर कार्य करें और एक दूसरे के विकास में सहयोगी हों, उसको बोलते हैं सहकारी संघवाद। अभी ममता बनर्जी अभी बंगाल चुनाव के समय केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि वो सहकारी संघवाद को मतलब वो कर रही है, हास कर रही है सहकारी संघवाद का, सहकारी संघवाद को नुकसान पहुंचा रही है, कॉरपोरेट, ठीक है ना, फेडरलिज्म कहते शायद इसको इंग्लिश में। तो ये आपका सहकारी संघवाद है। तो ये हो गया आपका। फिर इसमें संरचना बतानी थी इसकी, तो संरचना बता दो सबसे पहले क्या होता। तो संरचना में क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है, गवर्निंग काउंसलिंग होती है। इसमें गवर्निंग काउंसलिंग में क्या होता है? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक होते, साथ ही दिल्ली व पांडुचेरी के सीएम होते, क्योंकि दिल्ली और पांडुचेरी में केवल क्या है? विधानसभा है। तो दिल्ली और पांडुचेरी में विधानसभा है, तो दिल्ली और पांडुचेरी क्या होते? सीएम होते इसमें गवर्निंग काउंसिल में। और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक होते हैं। फिर इसमें क्या होते हैं? गवर्निंग काउंसिल होगी, उसके बाद क्या होता है? स्थायी सदस्य होते। तो 4 स्थायी सदस्य होते हैं इसमें। तो 4 स्थायी सदस्य देख लो कौन कौन से होते? गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री, कृषि मंत्री, ये सब क्या होते? स्थायी सदस्य होते। फिर अस्थायी सदस्य भी होते, विशेष कार्य के लिए बुलाए जाते हैं अस्थायी सदस्य, ठीक है। और सीईओ होता है, एक मुख्य कार्यपाली अधिकारी होता है। वर्तमान में कौन है? अमिताभ कांत है। आप चाहो तो मैंने इनके वर्तमान नाम नहीं लिखे, ठीक है, आप अपडेटेड लिख लो वर्तमान नाम। प्रधानमंत्री तो भाई नरेंद्र मोदी हैं, उपाध्यक्ष जो भी वर्तमान में है उनका लिख लो नाम, ठीक है ना। गवर्निंग काउंसिलिंग में सबके नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सारे मुख्यमंत्रियों को लिखोगे नहीं। स्थायी सदस्यों में 4 स्थायी सदस्य जो हैं अभी, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री, कृषि मंत्री, उनका नाम लिख सकते हैं आप। अस्थायी सदस्य में विशेष कार्य के लिए बुलाए जाते जो सदस्य हैं उनका आप नाम ले सकते हो। सीईओ का नाम लिख दो, शायद अमिताभ कांत हैं, यदि गलत है तो आप सही कर लेना उनको। तो योजनाएं मैंने बता दी थोड़ा सा, योजनाएं कि नीति आयोग कौन कौन सी योजनाओं का निर्माण करता है। तो सबसे पहले इनका 3 वर्ष का एक योजना बनती है, उसको बोलते हैं एक्शन प्लान। फिर 7 वर्ष की, इसको बोलते हैं स्ट्रेटजी। फिर 15 वर्ष का, उसको बोलते हैं विजन। ये इंग्लिश में लिखा, आप देवनागरी में लिख लेना इसको, ठीक है। ये इंग्लिश में लिख गया है, एक्शन प्लान जैसे लिखा ना, इसको एक्शन प्लान, इसको सबको आप विजन, इनको क्या कर लेना? हिंदी में लिख लेना, देवनागरी में। अब कार्य बताने थे उसके, तो कार्य बता दो तो भाई कार्य कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। कार्य कौन कौन से होते हैं? सभी राज्यों के मध्य पूर्ण सहयोग, सहकारी संघवाद की स्थापना करने हेतु नीति निर्माण व नीतियों का क्रियान्वयन करना, राष्ट्रीय विकास संबंधी नीति हेतु साझा दृष्टिकोण विकसित करना, नीति निर्माण में विशेषज्ञ वैज्ञानिक व अनुसंधानकर्ताओं का सहयोग लेना। पहला पॉइंट क्या है? सभी राज्यों के मध्य पूर्ण सहयोग करना, सहकारी संघवाद की स्थापना करना और नीति निर्माण व नीतियों का क्रियान्वयन करना। राष्ट्रीय विकास संबंधी नीति हेतु साझा दृष्टिकोण विकसित करना, राष्ट्र के विकास के लिए नीति है उसके लिए साझा दृष्टिकोण, राज्य और केंद्र का साझा दृष्टिकोण। नीति निर्माण में विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं आदि का क्या करना? सहयोग लेना। राष्ट्र के विकास में राज्यों की सक्रिय भागीदारी क्या करना? सुनिश्चित करना। भारत के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए सलाहकार संस्था के रूप में कार्य करना। तो ये क्या है? सलाहकार संस्था भी है, सलाहकार संस्था है ना नीति आयोग।
विभिन्न इंडेक्स जारी करती है। आप चाहो तो 2-3 उसके इंडेक्स लिख सकते हो, मैंने अभी यहाँ पर नहीं लिखे। आप इसके इंडेक्स लिख सकते हो, इसके उद्देश्यों को 4-5 लाइनों में लिख सकते हो आप। ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। फिर लास्ट में आप क्या कर दो, एक निष्कर्ष लिख दो। निष्कर्ष आज मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, निष्कर्ष आपको अपने अनुसार लिखना है कि निष्कर्ष क्या होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नीति आयोग एक महत्वपूर्ण सलाहकारी संस्था है जो राज्यों तथा केंद्र के मध्य साझा दृष्टिकोण विकसित करने के लिए, राष्ट्रीय विकास के लिए साझा दृष्टिकोण विकसित करने के लिए तत्पर है। इस प्रकार से कुछ भी आप अपने हिसाब से निष्कर्ष लिखो, अच्छा निष्कर्ष बनाओ और यहाँ पर निष्कर्ष लिख दो। और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से करना था इस क्वेश्चन को। तो ठीक है, ये आपका 11 मार्क का क्वेश्चन भी हो गया। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।